To the show, Prachi. As we promised our audience that we will be talking about Mars, our next planet, and we will make sure that people understand about Mars, its significance in life, and all the good and bad attributes to it. Maybe the remedies which can we apply in the life for the best results. So, Prachi, here is to you. Please let us know about the significance of Mars in the life and how it manifests. यस, थैंक यू नम्रता फॉर हैविंग मी ओवर। जब हम मार्स की बात करते हैं तो दो वर्ड्स उभर के आते हैं, एक्शन एंड करेज। तो मार्स इज नथिंग एल्स बट वो एनर्जी जो आपको एक्शन लेने के लिए और जो आपको करेजियस बनाती है, वो एनर्जी है मार्स। प्लानिटरी सिस्टम में मार्स होता है सेनापति। अब सेनापति का क्या काम है? जब वो बैटलफील्ड में जाएगा तो उसे एक्शन करना है, उसे करेज दिखाना है। तो आपकी लाइफ में वो सारे लोग जो आपको प्रेरित करते हैं एक्शन लेने के लिए, वो सारे लोग मार्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मार्स को भूम भी बोला जाता है, जो है भूमि का पुत्र। तो जो लैंड होती है वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करती है। अब जब हम एनर्जी की बात करते हैं और एक्शन की बात करते हैं तो हम हनुमान जी को कैसे याद नहीं करेंगे? तो हनुमान जी इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मार्स, क्योंकि हनुमान जी की अगर हम पूरी स्टोरी देखें तो उन्होंने लगातार करेज शो किया है, लगातार एक्शन शो किया है। तो दीज आर द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ मार्स प्लैनेट। ग्रेट टू नो दैट, प्राची। लेकिन एक इंसान की लाइफ में मार्स अच्छा है या बुरा है, ये कैसे पता चलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द प्लानिटरी पोजीशंस? हम क्या देख के जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का मार्स बहुत अच्छा है? बहुत सिंपल है। जिन लोगों का मंगल अच्छा होता है वो लोग आज में जीते हैं। फॉर देयर एंथम इज डू इट नाउ। मतलब वो सोचते हैं और एक्शन लेते हैं, बट एक्शन का मतलब ऐसे ही नहीं है कि वो कोई भी एक्शन लेंगे। इट इज स्ट्रक्चर्ड एक्शन। तो वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं। ये वेट नहीं करते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है या ये सही नहीं है। तो देर इज नो एक्सक्यूजेस। फर्स्ट थिंग इज एक्शन एंड सेकेंड थिंग इज टेम्परामेंट। वो लोग शांत रहते हैं क्योंकि उनकी जो सारी एनर्जी है वो चैनलाइज होती है एक्शन लेने में। ओके। तो दीज आर द टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो वो लोग जो बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो अपनी मंगल की एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी नेगेटिव फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रही है। तो वो एंगर करेंगे, वो लोग इरिटेटेड रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, और उनके पास हमेशा कोई एक्सक्यूज होता है। और उनका जो फेवरेट सॉन्ग है दैट इज टुमारो नेवर डाइज। तो हर चीज वो कल पे छोड़ेंगे कि आज ये पॉसिबल नहीं है, लेट्स डू इट टुमारो, और वो टुमारो कभी नहीं आता है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि उसका मंगल, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं नेगेटिवली चैनलाइज हो रही है। प्राची, बहुत सही बात कही कि टुमारो नेवर कम्स एंड प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब मंगल ठीक नहीं है इंसान का, जो बोलते रहते हैं मैं कल करूंगा और आज कोई कर नहीं पाता, तो मंगल ठीक नहीं है उसका। लेकिन इसी तरह से अगर मैं कहूँ बेस्ट पोजीशंस इन एक कुंडली में मार्स की क्या रहती हैं, और कैसे अगर अच्छी नहीं भी है पोजीशन, हम कुछ कर सकते हैं कि वो अच्छी पोजीशन जैसा काम करे? बिल्कुल नम्रता। अकॉर्डिंग टू मी दो पोजीशंस मार्स की बहुत अच्छी है। फर्स्ट इज व्हेन मार्स इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस इज यू। तो जिनका भी मंगल फर्स्ट हाउस में होता है वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लगातार एक्शन लेते हैं। सुबह उठते से ही एक होता है कि हम उठे एंड स्टिल वी आर ऑन द बेड, वी आर थिंकिंग सो मेनी थिंग्स एंड वी आर टेकिंग आवर स्वीट टाइम टू गेट अप। मंगल फर्स्ट हाउस वाला इंसान उठेगा और लगातार वो काम करने के लिए तत्पर रहेगा। तो क्योंकि क्या होता है ना, सक्सेस आपको सिर्फ प्लानिंग से नहीं मिलती है। प्लानिंग तो जरूरी है ही, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो वो सक्सेस का मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट हाउस का मंगल आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है।
आप में एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आ जाती है। तो फर्स्ट हाउस इज वेरी गुड। सेकंड इज 10th हाउस। 10th हाउस अगर हम देखें तो वहां पर होती है कैप्रिकॉर्न राशि, जहां पे मंगल काल पुरुष कुंडली में उच्च का माना जाता है। और 10th हाउस इज अगेन योर कर्मा, योर एक्शन। तो वो एक वर्क प्लेस का एरिया है। तो 10th हाउस में जब मंगल होगा तो आप वर्क प्लेस पे जा करके आप अपने काम में लगातार एक्शन लोगे, आप अपने काम में रिस्क लोगे। ऐसे नहीं है कि जो काम कर रहे हो एक ही ढर्रे पे वो ही काम करते चले जाओगे। तो जैसे अगर आपको जॉब चेंज करना है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन अगर हैं तो उन्हें रिस्क लेना तो जरूरी है। तो अपने प्रोफेशन में रिस्क लेने की जो जो खूबी है या जो क्वालिटी है वो आपको मंगल 10th हाउस देता है। तो मेरे हिसाब से ये दो पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरह से प्राची, अगर नेगेटिव पोजीशंस की बात की जाए तो वो कौन सी रहेंगी, और उससे क्या खराबी आ सकती है किसी की लाइफ में? यस। दो पोजीशन ऐसी हैं जो लगता है कि अगर वहां मंगल ना हो तो अच्छा है। दैट वन इज 4th हाउस। 4th हाउस है पीस का, आपके हम्म। घर का। जब आप घर पे जाते हो तो आपका क्या मन करता है कि मैं शांति से बैठूं, अपने परिवार के साथ मैं टाइम एंजॉय करूं। वहां पे आपको इस इंस्टिंक्ट की जरूरत नहीं है कि आप लगातार आप वहां पे काम करें या तो वो एक पीस का घर है। तो मंगल जब 4th हाउस में होता है तो ऐसे लोग अपने घर वालों के लिए बहुत डोमिनेट हो जाते हैं। तो एक है ना डोमिनेंट वाली क्वालिटी आ जाती है। तो 4th हाउस में थोड़ा सा मंगल कंफ्यूज रहता है कि उसे जहां एनर्जी दिखानी चाहिए वो वहां नहीं दिखाता है। अननेसेसरी अपने घर वालों को वो डोमिनेट करता है। इसके अलावा दूसरा जो पोजीशन है वो है 12th हाउस। 12th हाउस अगेन अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो 4th हाउस और 12th हाउस दोनों ही वाटर साइन हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल वाटर साइन में जाकर के कंफ्यूज हो जाता है। तो 12th हाउस भी साइन है मेडिटेशन का, चीजें छोड़ने का। और मंगल है चीजें आगे बढ़ाने का। तो 12th हाउस के साथ कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी मैच नहीं करती है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर मंगल 8th हाउस में होता है तब भी वो अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो नेगेटिवली चैनलाइज कर देता है। वो कई बार अगर जैसे क्रिमिनल के अगर आप चार्ट में देखोगे तो मंगल 8th हाउस काफी आपको प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, क्योंकि एनर्जी है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि उसे कहाँ चैनलाइज करनी है। तो 4, 8, 12 आर द हाउसेस जहां पर थोड़ा सा मंगल का ध्यान रखना जरूरी है। वैसे तो कहते हैं ना कि स्कॉर्पियो इज द ओन हाउस ऑफ मंगल, तो भी वो आठवें घर में ठीक नहीं है। अगर वो स्वय राशि का है तो फिर भी आप उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हो, अगर वो स्कॉर्पियो में है तो। लेकिन अदरवाइज अगर वो किसी और वाटर साइन में है, जैसे डब्लेटेड साइन में है या किसी ऐसे साइन में है जहां पे वो परफॉर्म नहीं कर पाता है, फिर उसमें अगर 8th हाउस में आता है तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। स्वय राशि का फिर भी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। और इसी तरह से मंगल का डेबिलिटेशन और एक्सॉल्टेशन वैसे तो हम कवर कर चुके हैं। तो ये इंसान के लाइफ में क्या लेके आता है अलग से, कि हाँ इसका मंगल उच्च का है पता चले या नीच का है पता चले? या वेरी गुड क्वेश्चन नम्रता। उच्च का मतलब होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मंगल उच्च का होता है कैप्रिकॉर्न राशि में, जो कि शनि की राशि है। मंगल क्या है? मंगल है आपकी रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट। तो ये बहुत रॉ एनर्जी है। जब भी कोई एनर्जी रॉ होती है वो यूजफुल नहीं होती है। कोई भी एनर्जी हम्म। यूजफुल तभी होगी जब आप उसको एक स्ट्रक्चर दोगे। तो कैप्रिकॉन में आकर के, क्योंकि शनि एक लिमिटेशन का प्लैनेट है, एक स्ट्रक्चर का प्लैनेट है, और कैप्रिकॉन का जो एनवायरनमेंट है वो स्ट्रक्चर देने का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पर आके उस एनर्जी को एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है मंगल के लिए। वो अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और ज्यादातर मैंने देखा है कि बिजनेसमैन के चार्ट में मंगल उच्च का होता है, क्योंकि उनका तो काम ही है स्ट्रक्चर्ड एक्शन लेना। डेबिलिटेड की जैसे मैंने अभी बात की है कि डेबिलिटेटेड होता है मंगल इन कैंसर साइन में। कैंसर अगेन जो साइन है वो है पीस का।
इमोशंस का। मंगल है सेनापति, उसे तो युद्ध में जाना है, उसे फाइट करना है। अगर वो इमोशंस में बह गया तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आकर के जो वाटर एलिमेंट का जो एनवायरनमेंट है, जो इमोशन का एनवायरनमेंट है, मंगल बहुत इमोशनल हो जाता है। तो वो जो उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है एक्शन लेने का या करेज दिखाने का, वो दिखा ही नहीं पाता है। तो ऐसा बंदा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी अब इमोशंस में जा रही है, तो वो गुस्सा ज्यादा करेगा, वो इरिटेट रहेगा। तो डेबिलेटेड मंगल वाले जनरली थोड़े से उनका मूड हमेशा थोड़ा सा गर्म रहता है। तो दिस इज नॉट अ गुड पोजीशन फॉर मंगल। वेरी वेरी राइटली सेट। मेरा एक प्रश्न भी था लेकिन शायद वो आंसर हो गया है, दैट एक्शन लेना ही काम नहीं आएगा, प्लान्ड एक्शन लेना काम आएगा, थिंकिंग बिफोर टेकिंग द एक्शन। सो वो बहुत अच्छे से बताया आपने, दैट इन कैप्रिकॉर्न इट वर्क्स लाइक दैट। सो यस। ग्रेट प्राची। एंड लास्ट ऑफ ऑल, as we always tell, that what are the best remedies for Mars that we can do, जो इंसान घर पे रह के आराम से कर ले। और ऐसा नहीं है कि मुझे 100 कोस दूर जाना है, कुछ कोई ऐसी रेमेडी करनी है, बट जो इंसान आराम से कर पाए, डेली एक्शंस में कर पाए, वो क्या हो सकती है मंगल के लिए? यस, उसकी दो तीन रेमेडीज हैं। सबसे पहला है मंगल इज मसल्स। तो मसल्स को यूज करना है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो सके। तो उसको यूज करने के लिए डेली एक्सरसाइज इज द बेस्ट रेमेडी। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो एटलीस्ट आप 10 मिनट निकालिए, या अगर आपका सिटिंग जॉब है तो 2-3 घंटे के बाद उठिए, थोड़ा सा वॉक करके आइए। बॉडी में लगातार एक्शन लेना है। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। तो एक तो एक्सरसाइज, गोइंग टू जिम, दिस इज द बेस्ट रेमेडी टू चैनलाइज योर एनर्जी। जो दूसरी रेमेडी है वो है कि अगर आपने सोचा है कि मैं ये काम करूंगा, तो उसे प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। तो लाइफ में एक मंत्र बना लेना है कि मुझे ये काम करना है और अभी करना है। तो जस्ट फॉलो, डू इट नाउ। दिस मंत्र इफ यू फॉलो, आपका मंगल चार्ट में कहीं भी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करने लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, धीरे धीरे ये आपके थॉट प्रोसेस में आ जाता है, ये आपकी हैबिट्स में आ जाता है। और सक्सेस और कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी हैबिट्स ही हैं। ओके। तो एक्सरसाइज करना और डेली एक्शन लेना, ये दो रेमेडीज परफेक्ट हैं आपके मंगल को सही तरह से चैनलाइज करने की। Beautifully explained, Prachi. Thank you so much again for being here and giving this insightful session. Thank you so much. Okay, thank you, Namrata. It was lovely talking about Mangal, and let's meet in the next episode. And Yes, we will of come with course. what planet we are coming with next. You tell me. It can be Budh, which is Mercury. Okay, so let's discuss about Mercury in the next episode. Yeah, thank you for having me on your show. Thank you so much. Thank you.